तो दी कैसे हो आप? भगवान करे आप ठीक रहें। मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्लीज। मेरा डिवोर्स होते होते बचा है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से दिखवाया था, उसने कहा कि मेरा मंगल घर का दोष है। उन्होंने मुझे 2 स्टोन पहनने को कहा जिसका प्राइस 15,000 रुपए बोला। मैंने कहा कि अभी जो जरूरी है वही दीजिए, तो एक मैंने पहना जिसका प्राइस 8,000 रुपए, दूसरा अभी नहीं हो पा रहा है बिकॉज फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि दोनों स्टोन पहनना होगा तभी काम होगा। क्या मुझे दूसरा स्टोन लेना चाहिए? प्लीज बताना। बहुत टेंशन में हूँ, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन दी पढ़ना प्लीज। तो मैंने पढ़ लिया है और अगर मेरी राय आपके लिए सच में मैटर करती है तो देखो, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो भी हमें परेशानी उठा के पैसे जमा करके कोई पत्थर माणिक के कुछ भी पहनना चाहिए इस उम्मीद में कि इसके बाद हमारे टर्म्स या हमारा भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि अगर ये चीजें इतनी ही इफेक्टिव होती तो हर आदमी अपने आप को बेच के भी ये पत्थर खरीद लेता, पहन लेता, क्योंकि बाद में तो उसका टाइम ठीक हो ही जाना है। तो समय हमारा जो भी चल रहा है वो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होता है और हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग। इनसे थोड़ा बहुत फर्क कलर थ्योरी के हिसाब से पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि इनसे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर पैसे नहीं है तो मैं सजेशन नहीं दूंगी कि अपने आप को फाइनेंशियली किसी क्राइसिस में डाल के जब आप वो लो। आज हम लेने वाले हैं एपिसोड 117 के 111 कमेंट। चलो आज पहले सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत दिन हो गए। आओ बहन बातें करें। मेरा दिल हल्का हो गया दी आपका आंसर सुनकर। आपने 1 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई है जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। हेलो दीदी कैसे हो? आपके इस चैनल को सुनते सुनते इतनी सॉर्टेड हो गई हूँ इस बार। बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया सब कुछ। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की सक्सेस स्टोरीज जब आती हैं तो मुझे बड़ी तसल्ली फील होती है और एक संतोष का भाव आता है कि फाइनली जिस चीज़ के लिए बैठी थी वो हो रही है ना। और यहाँ तक केवल बात मेंटली सॉर्टेड होने की या फिर घर के कामों को तरीके से करने की नहीं है। जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता के हिसाब से मैं काफ़ी हद तक यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके लुक्स, इन सबको भी इम्प्रूव करने के लिए जितना मुझे पता है, जितना बेस्ट हो सकता है वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करती रहती हूँ। यानी कि इस पूरे तीनों चैनल में कंप्लीट पैकेज है एक मॉडर्न इंडियन वुमन का। और यही शुरू से मैं लेके चली थी एक आइडिया कि एक मॉडर्न इंडियन वुमन की लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें से हर एक इम्पॉर्टेंट है, उस पर हमें अलग अलग सब पे काम करना होता है। तो किसी एक चीज़ को लेके अगर हम बहुत अच्छे हैं लेकिन बाकी चीज़ें छूट रही हैं तो कहीं ना कहीं अधूरापन सा फील होता है ना। तो हर चीज़ में हमें बराबर बराबर ध्यान देना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। अब जब बात लुक्स की चली पड़ी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लुक्स में आपकी स्किन और आपके बाल। मुझे कई सालों से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं अच्छी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ऑल थैंक्स टू क्योर स्किन। और इसी वजह से मैं आपके साथ बार बार शेयर करती रहती हूँ क्योर स्किन के बारे में कि जो चीज़ मुझे बेनिफिट दे रही है उसका बेनिफिट मेरे व्यूअर्स को भी मिले। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि क्योर स्किन ऐप क्या है तो मैं बता दूं, क्योर स्किन एक कस्टमाइज्ड स्किन केयर ऐप है जिसके थ्रू आप अपने हेयर, अपने स्किन के इम्प्रूवमेंट के लिए कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर्स से। आपको सिंपली अपने फेस की कुछ पिक्चर्स उनको प्रोवाइड करानी होती है, और अगर बात बालों की है तो स्कैल्प की कुछ पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करानी होती है। फिर उन फोटोज को डायरेक्टली डॉक्टर्स वहां पर बैठे हुए हैं जो वो देखते हैं और वो कुछ सवाल पूछते हैं आपसे कि आपकी कोई एलर्जीज तो नहीं है, आपका मेन कंसर्न क्या है स्किन और बालों को लेके, या फिर आपकी एज क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है ना, और जो आपकी स्किन में या बालों में प्रॉब्लम है वो कितनी पुरानी है, इस तरीके के जनरल लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जरूरी क्वेश्चन पूछते हैं। देन आपकी किट जो है आपकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके डॉक्टर्स के द्वारा तैयार कर दी जाती है। फिर आप उसको ऑर्डर कर देते हो एंड 2-3 दिन में वो किट आपको रिसीव हो जाती है। किट का प्राइस है केवल 1600 रुपीज, और अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो एक किट 2200 की भी है जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट आपके स्किन में, बालों में नजर आएगा। देन जब आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो मंथली फॉलोअप्स होते हैं जिसमें आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक की जाती है कि कितना सुधार आया। और उसके बाद ये जो कंसल्टेशन हो रही है या फिर फॉलोअप हो रहे हैं उसका कोई पैसे नहीं देने, आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ किट के देने हैं। इसके अलावा आपको डाइट चार्ट दिया जाएगा जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होगा कस्टमाइज्ड कि आपके लिए क्या बेटर है खाने के लिए, और वाटर इनटेक रिमाइंडर्स भी ये ऐप प्रोवाइड कराती है। इतना सब कुछ आपका आने जाने का खर्चा बच रहा है, आपका डॉक्टर की फीस बच रही है कंसल्टेशन की, केवल और केवल आप प्रोडक्ट के पैसे देने हैं, इतना अफोर्डेबल। और ये किट भी आपकी लगभग 3 महीने तक लास्ट करती है, तो पर मंथ का खर्चा आपको बहुत कम बैठता है।
यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है, 24/7 आपको चैट सपोर्ट रहता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बीच में मंथली फॉलोअप्स के अलावा भी, तो आप इनसे चैट पे बात कर सकते हो। आपको हमेशा जवाब मिलेगा एंड आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। एंड आप जब किट ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन पे मेरा कोड फ्लैश हो रहा होगा, सुनीता 100। आप उसको अप्लाई करोगे, आपकी जो भी कार्ट वैल्यू बैठेगी उसमें 100 रुपए और कम हो जाएंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। गिव इट अ ट्राई। Hello Dee, I am your regular viewer. You are doing amazing work. Thank you. I have a question. Right now we are living in a state away from in-laws. So the thing is, we have a flat is bought by my father-in-law for us. But as of now we are outside, so they have put it on rent. So now my husband project is over here and now he is released, not continue his job. So should we back to his place as there is already a flat? Actually here is work is completed, but here we have lived here for 3 years and these 3 years I have set up my whole work as I run an abacus center whose income is almost equal to husband when he was earning. So what should I go? Should we go back to his place or should we stay here? Please do answer. It's my first question. देखो, जब आपकी और उनकी अर्निंग सेम है और इस टाइम वो कमा नहीं रहे हैं और इसलिए आप वहाँ पे जा रहे हो, आपका पूरा मतलब अब उनकी अर्निंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, वहाँ जाके दोबारा शुरू करेंगे, जो भी आपकी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइम पे तो बेस्ट यही है कि आप लोग अभी यहीं रुक लो, है ना, और वो दूसरी जॉब यहीं पर ढूंढ लें, ये हो सकता है। और बाकी ये है कि अगर आपका ऑनलाइन काम है तो ऑनलाइन आपका कहीं से भी हो सकता है, तब आप स्विच कर सकते हो। दी, मैरिज रिजेक्शन से कैसे डील करें? कई बार बात बनते बनते ना बने और इतना सब होने के बाद जो डर बैठ जाता है उसको कैसे दूर करें? कोई भी शादी की बात हो तो एक डर सा लगता है, प्लीज इस बात पे जरूर बात कीजिएगा, जरूर। क्योंकि ये मैं फिर कहूंगी कि मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज की। जब तक कहना चाहिए इस जोन में नहीं आए थे ना कि रिश्ते आ रहे हैं, बात हो रही है, जब तक मुझे लगता था कि वाओ, मतलब भाई गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, मेरी तो मम्मी को भी पूरा वो था कि भाई मेरी गुड़िया की तो आराम से हो जाएगी। लेकिन इतने रिजेक्शन और वो भी ऐसे रिश्तों के कहीं ना कहीं जिनको अगर आंकने बैठो ना क्राइटेरिया पे, तो मेरे से कम ही थे हर चीज में फिर भी। तो ये टाइम था, अब उस टाइम पे मुझे लगता था कि डिप्रेसिंग सा, यार क्या करूं कैसे करूं, मतलब हिल गया था कॉन्फिडेंस उस 1 साल में कि हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। एंड में वही होता है कि मुझे करनी नहीं है, आप उस जोन में जाने लगते हो। लेकिन जब मेरी शादी इनसे हुई, जो मेरे हस्बैंड है ना, एग्जैक्टली कुछ दिनों बाद ही मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया कि गॉड का प्लान था, इनसे मेरी शादी होनी थी, इसलिए वहां से सब जगह से बेकार बेकार रिश्तों में से ना 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 होती रही। उनमें से जितने भी लोग मना करके गए थे ना, उनमें से कोई भी, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ, मेरे हस्बैंड के कहना हमारे यहाँ देसी भाषा में पैर की धोवन भी नहीं है, ना लुक्स में, ना कमाई में, ना तमीज में, है ना। और एक होता ना बंदा कि एज अ पति वो क्या है, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी इनकी टक्कर में कहीं भी है। तो बात वो है कि आपके लिए बेस्ट आने वाला है, इसलिए जो एवरेज चीजें हैं वो आपको, आप नहीं मना कर रहे, आपको लग रहा है, आपको तो पता ही नहीं कि आगे फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है, आप सोच रहे हो मिल जाए, लेकिन भगवान के प्लान आपके प्लान से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं आपके लिए। तो बी पॉजिटिव, अगर ये मना हो रहे हैं ना तो उसमें भी कुछ भला होगा और आपके लिए बेहतरीन जो चुना होगा भगवान ने वो वेट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ कई बात नहीं बन रही। तो कितने भी रिश्ते मना हो, कुछ हो, टेंशन मत लेना, मेरी ये बात याद रख लेना कि जो आपके लिए परफेक्ट होगा ना वो कहीं वेट कर रहा है, और अभी उनका और इनका आपका शादी का यूज नहीं, मतलब वो नहीं बन पा रहा संयोग, इसलिए नहीं हो रही, जब टाइम आएगा ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई डर मत करो, जहां से रिश्ता आए नॉर्मली बात करो, मिलो जुलो, बात बनती है बने, नहीं बनती है नहीं बने, टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने गौरव कांस्टेबल बताया था आपको, जो जीवन साथी ऐप पे मिला है, वो किसी और लड़की को प्यार करने लगा था और वो लड़की भी जीवन साथी ऐप पे मिली थी, लेकिन जब गौरव ने उस लड़की के बारे में घर में बताया तो कुछ बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से लड़की मना कर दी गई है और अब उस लड़की की शादी ऑफलाइन नवंबर में फिक्स हो गई है। राइट नाउ गौरव इज सिंगल। गौरव एंड अपनी सिस्टर से मुझे मिलवाने को बोला है, बट कब मिलवाएगा ये नहीं बताया। मुझे इंटरनली आवाज आती है कि महादेव ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं क्या करूं, उसे छोड़ दूं या साथ रहूं? वो मेरे साथ टेक्निकली राइट कंडीशन में रहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बट गौरव इज वेरी नाइस पर्सन और मुझे अपने पार्टनर में यही चाहिए था। सिंपल, जब आपकी एक प्रायोरिटी सेट है और वो मिल रही है, देखो परफेक्ट सुपर ह्यूमन तो कोई नहीं है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, शादी में 1 या 2 चीजें प्रायोरिटी के हिसाब से लेके चलोगे, मिल जाएगा आपका मनचाहा पार्टनर।
लेकिन आपको भाई ये सब कुछ सही हो तो वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा तो जस्ट गो फॉर इट। हेलो मैम, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, एक बेटा है 4 साल का, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, हस्बैंड भी बैंक में है। मैम, हस्बैंड हमेशा इन लॉज की बात मानते हैं, मेरे इन लॉज बहुत कंट्रोलिंग हैं, हस्बैंड मुझे और बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं देते। मैंने 3 साल अपने पेरेंट्स के पास रखा क्योंकि इन लॉज बहुत टॉर्चर करते थे, तब हस्बैंड ने मुझे और बच्चों को छोड़ने तक का डिसाइड कर लिया था। इन लॉज के इंटरफेयर को कैसे अवॉइड करो, जीने ही नहीं दे रहे। देखो, अगर मुद्दा यहाँ तक होता ना कि वो परेशान कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हैंडल कर सकते थे कि जवाब दे दिया या विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह करने पे आपके हस्बैंड आपको पत्नी को तो मैंने बहुत बार देखा है, सुना है कि छोड़ देते हैं लोग माँ बाप के लिए, लेकिन आपके बच्चे हैं और वो पत्नी और बच्चों को अगर माँ बाप के लिए छोड़ने को तैयार हैं तो अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि ऐसा आदमी कभी भी, आप जब उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओगे वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल 0 हो गया। अगर आपको इस शादी को बचाना है, आपको इस शादी में रहना है ना, तो आपको अपने सास ससुर के साथ किसी भी तरीके से एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी कि ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरीके से सोच के देख लूं या जो भी है ना। कंट्रोलिंग है, कंट्रोल वो कर रहे हैं, जितना मैं कहना चाहिए जितने पर आप खोल सको ना उतने कोशिश करो कि खुल जाए। जहां लगे कि तमाशा होने लगा बस वहां रुक जाओ, फिर अगेन कोशिश धीरे धीरे करते रहो। लेकिन ये मत सोचो कि मैं इनको बिल्कुल कट ऑफ करके एक दिन फ्री हो जाऊंगी, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, तो लेकिन यह है साथ रहते रहते लगातार कोशिश करते रहो कि हाँ पंख फैलाने की। ये मत सोच के बैठ जाना कि भाई इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता एंड नाउ आई एम डिप्रेस्ड और शेल में चले गए, नहीं। कोशिश करते रहो, मान के चलो आपकी समस्या औरों से थोड़ी सी मुश्किल है, आप उनको जवाब देके 2 टूक एक झटके में तोड़ के सब कुछ बाहर नहीं आ सकते। आपको अंदर से धीरे 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 कोशिश करनी है एंड आएगा एक दिन जब चीजें बदलेंगी। आपके हस्बैंड को भी दिखेगा कितने लंबे टाइम पीरियड से ये लगातार बोलती जा रही है या कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अपमान नहीं कर रही उनका, रह यही रही है। उनको समझ में आएगा कि इसको जो चाहिए लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा, फिर भी वो बंदी ठीक ठाक रह रही है। एक टाइम आएगा जब वो बदलेंगे और जल्दी आएगा। बस आप सब्र बांध के, पहले तो एक बार शुरू करने में तो बिल्कुल सब्र बांध लो, लेकिन बाद में धीरे धीरे कोशिश करती रहो। एकदम से सब कुछ बदलने की नहीं हो पाएगा। कमेंट आया था जो अपने पति के साथ परेशान है, रिलेशंस वगैरह नहीं है ठीक ठाक, और लेकिन प्रेशर ये ले रही है कि उनकी बहन ने लव मैरिज किया। तो मैंने उनको वही बोला था कि भाई पहले अपनी लाइफ देख लो। तो उनका यही है कि उनकी मम्मी का कहना है अगर दूसरे में भी ऐसा हुआ तो क्या करेगी, सिंपल बोलो तब की तब देखूंगी। इतना आगे के लिए पहले ही सोच के हम नहीं वो हो सकते ना। ऐसे भी लोग हैं जिनकी सेकंड मैरिज बहुत सक्सेसफुल रही है, पहली में नहीं हुआ सही। तो निगेटिव मत सोचो, जब मन बना लिया है तो फिर अपने हिसाब से जो आपके लिए अच्छा है वो करो। बहुत कुछ सीख रही हूँ, सीटेट की तैयारी है, सीईटी का एग्जाम है, सीईटी के तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ सलाह दे दी। इसमें मैं कुछ सलाह नहीं दे सकती, इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर। 1 हफ्ता रह गया है, जब वो पास कर लोगी परीक्षा उसके बाद आपकी लाइफ किस हद तक बदलने वाली है उस चीज को सोचो, उस फील को महसूस करो, अपने आप जुट जाओगी पढ़ाई में कि नहीं करना है। मैं अभी थोड़े दिन पहले आपकी वीडियो देख रही थी तो हस्बैंड के सामने बोले क्या देखती रहती हो, तो मैंने कहा इन्हीं की वजह से मैं इतनी सॉर्टेड हूँ आज। तो बोले फिर पहले क्यों नहीं देखती थी, जस्ट टू शेयर, लव यू मैम। मैं खुश हो गई पढ़ के, अच्छा है अगर मेरी वजह से, वीडियो की वजह से आपकी लाइफ आप सॉर्टेड हो रहे हो। अपना स्वयं का पर्सनल घर किस उम्र तक बना लेना चाहिए। 2 बेटी हैं, बड़ी 16 साल की हो गई, जॉइंट घर में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब है लेकिन पति ही नहीं सुनते, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों की स्कूलिंग से पहले ही बना लेना चाहिए क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चों के एजुकेशन में मोटा पैसा चाहिएगा और उस टाइम आप घर बनाओगे। और दूसरी बात, घर हो या सोना हो, है ना, या फिर हो शादी, तीनों ही चीजें ऐसी हैं, आप जब भी बना लोगे, जब भी कर लोगे तब लगेगा यार सही बना लिया, तब अब तो बहुत महंगा हो गया, होता है ना ये। तो वही चीज है, मुझे जो पर्सनल लगता है वो बच्चों की स्कूलिंग से पहले, दैट्स द पॉइंट। मैंने ये कहा था कि नहीं, अभी बच्चों का एडमिशन हमारा उसी साल हुआ था 2018 में एंड हम यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो जो साल उनका वो था ना कि अगले साल से स्कूल जाएंगी, उस साल में हमारा घर बन रहा था। तो यही था कि आगे आगे
महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जो भी है, आगे भी पैसे चाहिए, हम बच्चे पालेंगे, पैसे उनके फ्यूचर के लिए जोड़ेंगे या घर बनाने चलेंगे, तो इट्स हाई टाइम कि हमें अभी घर बनाना है। वही मैंने जिद पकड़ी हुई थी और बना दिया उसी टाइम पे। तो जब बना लिया तो सबने यही कहा था कि बहुत सही टाइम पे बन गया आपका घर। मेरी बेटी में समझदारी नहीं है, वो कॉलेज जाती है पर उसमें समझदारी आने के लिए क्या करूं? लगातार टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहो। बीइंग अ माँ हमारा यही काम है। सुनेंगे और समझेंगे वो। मुझे जो लगता है ना पर्सनली, माँ होने के नाते देखो हमें चैन तो पड़ती नहीं, लेकिन जो बच्चे सीखेंगे वो किसी ना किसी इंसिडेंट के थ्रू सीखेंगे, अनुभव। तो लेट देम, जब उनके हाथों से कोई गलती होगी, कुछ होगा, वो अपने आप धीरे धीरे आएंगे। बाकी जो ऐसी चीजें हैं ना, जो बैड टच गुड टच, या फिर अब जैसे वो बड़ी हो गई, कॉलेज में जाएगी, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन, उसके बारे में कोई पर्दा मत रखो। क्लियर कट बता दो कि लड़के आपको पटाने के लिए, मनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई लड़का लड़की के बीच का रिलेशन क्या है। ये सारी चीजें उसको क्लियर बता दो, ताकि वो इन चीजों में गलती ना करे, है ना, कि मुझे पता ही नहीं था। कोई उसका वैसे पागल ना बना दे बस, बाकी सीखने दो उसे करके। हेलो दी, ये क्वेश्चन है, मैं और मेरे हस्बैंड अपना 99% खर्च और काम खुद ही करते हैं। सास को पेंशन मिलती है, वो सारा पैसा बड़े जेठ जेठानी पर खर्च करती है। इसी से आई हैव नो प्रॉब्लम, जैसा आप कहती है कि उनका पैसा है वो जिस पर खर्च करें, यही सोचकर मन को समझा लिया। बट जेठानी और सास ताना देती रहती है कि वह लोग सारा काम करती हैं और मैं कुछ नहीं करती। तो आप बताओ, मैं उनका काम करूं? क्या ही करके दूं? क्यों ही करके दूं? ना रहने के लिए सही से जगह दी है उन लोगों ने। जेठानी और मैं सेम ही किचन में खाना बनाते हैं। मैं अपना काम करके किचन एंड यूज सभी बर्तन साफ कर देती हूँ, उन लोगों के लिए तो मेड है। फिर भी दोनों सास और जेठानी जताती रहती हैं कि वही सारा काम करती है, मैं कुछ नहीं करती, अब क्या करूं। वैसे तो फुल्ली इग्नोर करती हूँ, बट एज अ ह्यूमन नेचर सुनकर बुरा लगता है। कभी कभी गिल्ट में भी आ जाती हूँ। प्लीज हेल्प। गिल्ट में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। बस आप जो कर रही हो वो टेक्निकली 100% राइट है, जो वो कर रहे हैं वो टेक्निकली 100% ह्यूमन नेचर है, वो ही करेंगे। आप उनकी जगह पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं ना, कि आप अपनी जेठानी या सास में से एक हो और वो इधर हो, आप भी सेम रिएक्शन दे रही होंगी। तो ना तो उनके लिए कोई हार्ड फीलिंग रखो। जब आप समझने लगते हो ना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको गुस्सा नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये होती है फायदे की, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। ये नहीं कि हम झुक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमें पता चल रहा होता कि उसको कैसा फील हो रहा होगा। आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, जैसे चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेरी MIL को डेमेंटिया है। ये क्या होता है मुझे नहीं पता। सबको पहचानती हैं पर छोटी बातें भूल जाती हैं। अब एग्रेसिव होने लगी हैं, हाथ उठाना, गाली देना, ट्रीटमेंट चल रहा है पर उन्हें वो भी याद नहीं। मेरे साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, मुझे घर भी संभालना है, बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी। वो जब एग्रेसिव होती हैं मैं उन्हें प्रॉब्लम समझती हूँ, पर कई बार चुप नहीं रह पाती, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मेरे बच्चों के लिए जानलेवा भी हो जाती हैं। पर वो ना समझना चाहती है, ना जवाब दो तो भी चिल्लाती हैं, सड़क पे जाके आस पड़ोस में मेरे खिलाफ बोलती हैं। उनका पूरा ध्यान रखते हुए दुनिया के सामने बदनाम करते हैं। क्या करूं? बाजार का भी काम मेरे ऊपर है, वो कुआं बंद करके जाने नहीं देती हैं। 2 महीने से मेरे बच्चों को सोता हुआ छोड़ घर पूरा खुला छोड़ के चली जाती हैं। कुछ कहो तो मानती नहीं, मुझे कहती हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ। कैसे समझाऊं उन्हें कि ताला लगाना जरूरी है? देखो, वो बीमार हैं और मैं भी बीमार हैं, और उससे पहले भी जो वो रही होंगी उसका भी असर होगा। लेकिन आपको सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी है वो चिल्लाएं, कुछ करें, आप वो करके जाओ, ताले लगा के जाओ। और अगर वो एग्रेसिव होती हैं तो जिस कमरे में बच्चे सो रहे हैं ना, मेरी मानो, बहुत लोगों को अलग लगेगा, लेकिन उस कमरे में भी बाहर से लॉक करके जाओ, ताकि बच्चे अंदर बंद रहेंगे थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप सब्जी वगैरह लेने जा रही हो, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। बच्चों को बोल के जाओ, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि वो बाहर जाके तमाशे कर रही हैं, बोल रही हैं, देखो उस चीज का फायदा कुछ नहीं होने वाला उनको, और ना कोई उनकी बातों पे यकीन करेगा, ठीक है। अगर कोई फिर भी उनके ऊपर ट्रस्ट करके आपको ब्लेम करे भी ना कि यार देख कैसी है या कुछ भी, या कैसे कर रही है, सीधे बोल दो कि जो रहता है ना साथ में उसको पता होता है। समझदार आदमी हमेशा अंडरस्टैंड करेगा कि ऐसे आदमी के साथ घर शेयर करना, उसकी जिम्मेदारी उठाना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन जो बेवकूफ होगा, हो सकता है वो आपको उसमें ब्लेम कर दे, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, ज्यादा बोले, कह दो भाई जो रहता है ना उसको पता है, तेरे को लग रहा है तू 4 दिन अपने घर रख के देख दे, मैं बोल रही हूँ,
उसके बाद बात करिए। मेरी हाइट 4'11" है। कम हाइट की वजह से मुझे ऑफिस में साड़ी पहनकर जाने में संकोच होता है। ऑफिस के वॉशरूम भी ज्यादा क्लीन नहीं रहते, इसलिए भी ऑफिस में साड़ी नहीं पहनती हूँ। मन बहुत करता है साड़ी पहनकर ऑफिस जाने का, प्लीज गाइड। 4'11" इज नॉट एज शॉर्ट हाइट कि आप साड़ी ना पहन सको। साड़ी की खूबसूरती यही है कि हर कोई उसमें अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज की टॉयलेट गंदे वंदे वो आपके पर्सनल है, अगर उस वजह से नहीं पहन रही तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाइट 4'11" में आप साड़ी नहीं पहन सकते। पहन सकते हो 4'10" वाले भी पहनते हैं, 4'6" वाले भी पहनते हैं। वो सूट वगैरह नहीं पहन सकते, वो साड़ी ही पहनते हैं, आप देखोगे तो, है ना। हल्की सी हील डाल लो, तरीके से बांधो। अगर वेट ठीक है तो 4'11" हाइट में आप आराम से साड़ी पहन सकते हो और सुंदर भी लगेगी। मेरी बहन ने इंटर कास्ट शादी कर ली, जिस वजह से मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। मेरी मम्मी पापा गाली देते हैं, हर बार बोलते हैं कि नहीं उठाऊंगा। मेरी शादी को 12 ईयर्स हो गए, मेरे एक बेटी भी है। प्लीज मैम, अब ये क्या है? आपकी बहन ने इंटर कास्ट शादी कर ली तो इसमें आप क्यों ऊपर पिट रही हो भाई? क्रैक है क्या हस्बैंड? सीधे यही पूछो ना कि भाई मैं थोड़ी भग गई हूँ, मेरी बहन भगे रुके, उससे तुम्हें इतनी क्यों एलर्जी हो रही है? तुम्हें मतलब साड़ू ऐसा पसंद का ही चाहिए था बिल्कुल कतई अपनी बिरादरी का, कि दूसरी बिरादरी का साड़ू आ गया तो तुम वो भूले जा रहे हो कढ़ाई में से? अपनी गृहस्थी देखो बिना मतलब। ये तो बकवास बात है बिल्कुल, झाड़ो अच्छे से पकड़ के। हेलो दी, मैंने आपके एडवाइस पर अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, कोचिंग ली है, बट जैसे 9 दिन रह गए हैं, अब क्या करना चाहिए? आप अपने टाइम पर क्या करती थी जो 100% वर्केबल रहता था? थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं हमें, और मैंने बहुत कुछ सीखा आपके लिव लाइफ इजी वाले चैनल से और इससे। थैंक यू सो मच, प्लीज रिप्लाई सून। और वीक सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए इन दिनों? देखो, 9 दिन पहले आप कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते, सिर्फ आप यही कर सकते हो जो आपने पिछला पढ़ा है उसको रिवीजन, और मेन जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो, अगर आपके पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इस तरीके की चीजें है ना कि एग्जैक्ट पेपर आपके हाथ में जब आएगा तो वो कैसा होगा, उसको अगर आप घड़ी सामने रख के तय समय सीमा में सॉल्व करो, वो चीज सबसे ज्यादा काम करती है। और एक आपका चेक हो जाता है अपना नॉलेज भी, कि जो आपने याद किया, आपको लग रहा है आपको याद है, वो जब आप चाह रहे हो तो वो रिकॉल कर भी पा रहे हो या नहीं। तो ये आज ही कर लो अगर 9 दिन है। अब ये 9 दिन है तो एक दिन पहले का कुछ कमेंट आया हुआ है, यानी अब आपके 8 दिन रह गए, तो आज ही जितने हो सके मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू करो, ताकि अगर लगे कि हाँ कुछ पॉइंट याद आए थे कुछ नहीं आए थे, तो जो नहीं याद आ रहे ना उनको दोबारा आपको कैसे याद करना है कि वहां पे टाइम पड़े पे आपको याद आ जाए। जो मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता था वो ये लगता था कि चीजें याद तो हो जाती थी, लेकिन जब वहां करने बैठो जैसे लगेगा कि अरे आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो एकदम ब्लैंक। कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते थे, तो वो मॉडल पेपर में पकड़ में आ जाती है नब्ज, वरना आपको ये लगता है आता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना फिर वहां हॉल में नहीं आता समझ में। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ 100 क्वेश्चन थे या 50 थे, इसमें से मैंने इतने कर लिए। मैम मेरा ऑफिस डेली मैं लेट पहुंचती हूँ, हर जगह लेट पहुंचती हूँ, पहले से प्री प्लानिंग होती नहीं, करो तो भी लेट से रेडी होती हूँ, स्कूल जाने से 10 मिनट पहले, बट हो ही नहीं पाता। जाने के टाइम से कितने मिनट पहले रेडी होना चाहिए? देखो मेरा तो मिनट टू मिनट का हिसाब है, लेकिन इसके लिए ट्रिक आप आजमा सकते हो। अपने घर की जितनी घड़ियां हैं ना उनको 15 मिनट या 10 मिनट एटलीस्ट फास्ट कर दो, 1-2 दिन करके देखना, और फिर कोशिश यही करो कि वो ज्यादा याद ना रहे चीज, है ना। या अपने हस्बैंड से कह दो कि तुम कर दो, तो जिस घड़ी में आप सबसे ज्यादा टाइम देखते हो, अगर वो आपके आगे रहेगी ना तो आपके हाथ अपने आप से उसी हिसाब से चलते हैं, और फिर सडनली आपको लगेगा कि अरे वाह अभी तो 5 मिनट बच रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी नहीं पहुंचोगे लेकिन टाइम पे पहुंच जाओगे। ये ट्रिक करो, फिर थोड़े दिन में आपको अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा हर काम मेरे को 10 मिनट जो मैं कर रही थी, अगर मैं अभी 7:30 निपट रही थी, मुझे 7:20 निपट जाना चाहिए था, फिर हो जाएगी सेटिंग। तो इट्स ऑल अबाउट कि मुझे पहुंचना ही है, और जब तक ये नहीं होता तब तक एंड लास्ट टाइम पे आप जो भी करते हो ना उसको छोड़ना शुरू कर दो, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो आपका रेडी होना हो, कुछ भी कितना भी जरूरी काम हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम ऊपर जा रहा है और आप अभी भी घर में हो और आपका निकलने का समय ओवर होता जा रहा है, आप उस काम को जस का तस छोड़ दो। जब वापस आके आप उसको फैला हुआ देखोगे ना, या उसकी वजह से जब आप दिन भर परेशान रहोगे, ये चीज हमेशा काम करती है। आपको अगले दिन अपने आप पता लग जाएगा कि नहीं भाई 10 मिनट पहले। अपने आप को थोड़ा सा कहना चाहिए इसमें पनिशमेंट वाला वो। कितनी बार शुरू में जब मेरे से होता था ना ये चीज, मेरे साथ जब होती थी, टिफिन तक छोड़ के चली गई मैं, तो मुझे कहती थी मेरे साथ की टीचर्स या मम्मी घर पे थी, जब मैं मैके में बहुत होती थी ये चीज,
कि मतलब खाना तो ले जा, ये वो। अब ये भी क्या नहीं, मैं तो मैं ये कहती, मैं कहती आज पूरा दिन भूखे मरूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ समय पे पहुंचना चाहिए था या समय पे निकलना चाहिए, तो मुझे 10 मिनट पहले रेडी होना, ठीक है। और हो जाती थी अगले दिन से चीजें ठीक। थोड़ा सा आपको अपने लिए रिजिड होना पड़ेगा, तब सुधरेगी आदत। हाय मैम, मैं 27 साल की हूँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़की 2 साल की और एक लड़का 3 मंथ का। काम कैसे करूँ, प्लीज हेल्प मी। काम अभी सर्वाइवल मोड पे चलेगा, लेकिन जितने वो समझदार से होंगे ना, आपकी बॉडी इतनी रिदम में आ जाएगी। अपनी पूरी कोशिश करती रहो, जितना हो जाए उतना ठीक, ये मान के चलो। नो मतलब वरीज वाली बात है, इतनी टेंशन मत लो। छोटे बच्चों के साथ आपका घर जितना मैनेज हो जाए ना उतना अच्छा है। ये टाइम यकीन मानो लौट के नहीं आएगा। अब मेरे बच्चे 11 साल के हुए हैं, 12 में लगे हैं। आई मिस दैट मतलब फेज उनके टाइम का। जब जितनी देर भी मैं स्कूल से आती थी, वो टाइम मेरा ऑलमोस्ट उनका ही होता था। किचन में हूँ तो वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, या मैं कमरे में हूँ तो मैं उनके साथ हूँ, उनके फोटोज खींच रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ तुतलाती जबान में। ये वो चीजें हैं यार, आप मिस करोगे। तो इस टाइम पे बच्चों के साथ मस्त टाइम बिताओ। घर जितना संभल जाए ठीक है, नहीं संभल रहा कोई बात नहीं। अगर कोई सरफिरा कह भी देना कि अरे हम बच्चे तो हमारे भी थे, घर हमारे मैनेज नहीं हुआ, मान के चलो कि भाई उसको नहीं समझ में आ रही वो चीज, है ना। हो सकता है उसने उस टाइम पे अपने बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी घर की साफ सफाई। घर की साफ सफाई देखो, मुझे जो लगता है पर्सनली जरूरी है, करनी है, ठीक है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, अगर आप उन सबको किनारे रख के, सपोज करो आपकी हेल्थ या आपका करियर या आपके बच्चे, आप उनको किनारे करके घर साफ करो ना, वो मुझे नहीं सही लगता। क्योंकि घर की सफाई आप 4 दिन ना करो, आपका घर ऐसा हो जाएगा जैसे उसमें सालों से कोई रहता नहीं, महीनों से कोई रहता नहीं। मानोगे, वो डेली का काम है। लेकिन आपके बच्चों का ये बचपन बार बार लौट के नहीं आएगा। आपका कोई पेपर देना है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बार बार नहीं आएगी। ये तो सारी जिंदगी का है। और ये भी फैक्ट है कि जिस दिन आप करने लग जाओगे, 1 हफ्ता नहीं लगेगा, घर वापस चमक जाता है। तो इसको इतना सीरियसली मत लो कि घर का काम कैसे करूं। मेन क्या है, आपका खाना, मील प्लानिंग करो, इजी कुकिंग करो। खा लेते हो तो यह है कि 2 टाइम की सब्जी 1 टाइम बना लो, अगर चल जाए, नहीं तो थोड़ी थोड़ी बनानी है, तो मील प्लानिंग करो, इजी रेसिपीज ट्राई करो। और दूसरी चीज, लॉन्ड्री डेली 1 लोड लगाते रहो, बस। ये 2 काम है जरूरी। बाकी कामों के लिए हो सके तो हेल्प ले लो। इतना स्ट्रेस मत लो कि घर का काम कैसे करूं, मेरे बच्चे छोटे हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, इंजॉय करो उसे। हाय मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, हस्बैंड बार बार चीट कर रहे हैं, तो क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बार बार की तो छोड़ो भाई, मैं तो एक बार चीट करने पे भी छोड़ दूंगी। मैं तो यही सलाह दूंगी, मेरी डिक्शनरी में इसकी माफी नहीं है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा बेटा 6 इयर्स में चल रहा है, बहुत बोलता है, हर टाइम उसके पास खेलने के लिए कुछ, कहने के लिए कुछ होता है। डिसिप्लिन भी नहीं है, बीच में बोलने लगता है, गिरा देता है चीजें। हस्बैंड बोलते हैं तुमने बहुत छूट दे रखी है। मैं कहती हूँ इतने एक ही बच्चा है, प्यार करती हूँ बस, बट मुझे भी बहुत झल होती है, बहुत बोलने से, रहने से, हंसते रहने से, हिलते रहने से, हंसते रहने, डिसिप्लिन ना रहने से। देखो, थोड़ा हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, देखो हार्ड टू हैंडल तो होता है, लेकिन होते हैं ऐसे बच्चे। और ऐसा नहीं है कि वो हैं इसलिए आप बहुत नुकसान में हो। अभी आचार्य प्रशांत की एक वीडियो मेरी स्क्रीन पे आई थी बच्चों से रिलेटेड, कि अगर आपके पीटीएम में ये बोल दिया कि आपका बच्चा डिसिप्लिन है ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। बड़ी खतरनाक बात बोल दी। बच्चा बच्चे जैसा होना चाहिए कि भाई बांधे से ना बंधे, उसमें इतना जीवन होना चाहिए। अब मैं भी देख रही हूँ फिर उसके बाद अपनी बेटियों को कि यार ये तो काफी डिसिप्लिन है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने इतना डिसिप्लिन कर दिया ना, तो आपने उस बच्चे के अंदर का बच्चा ही मार दिया, आप उसको बड़ा बना रहे हो। बीइंग अ टीचर मुझे नहीं लगता वो पूरी तरीके से, ये बात तो सही है, क्योंकि हमें समाज में रहना है तो सामाजिक मान्यता सिखानी पड़ेंगी ना, और वो जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आप देखो कहीं पब्लिक प्लेस में अगर आपका बच्चा कहीं, आपका तो नहीं बुरा लगेगा, लेकिन किसी का बच्चा अगर आपकी सीट में पैर मार रहा है, कोई सामान गिरा दिया आपका या उधम मचा रखा है, तो आप इरिटेट हो जाते हो ना, लगता है ना कि इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। तो झल वाली बात ये, वो आप जो ना बीच में फंस रही हो कि आपको लग रहा है प्यार करना मतलब, है ना, आपको लग रहा है एक बच्चा है तो मैं प्यार करती हूँ इसलिए, लेकिन थोड़ा सा उसको सिखाना पड़ेगा। तो बात वही है कि आप कोशिश करते रहो, जितना मिल जाए सफलता उतना ठीक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझाने से नहीं समझेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे बच्चे हैं।
है ना। बस उनको झेलने के लिए थोड़ी सी ज्यादा ताकत और स्टेमिना लगेगा, वो ईश्वर आपको प्रदान करे। आपका वीडियो रोज देखती हूँ, मेरी सास मेरे पास है, मैं कहाँ का खाना कपड़ा करती हूँ, मेरी बुराई करती है, कहती है कि पैर नहीं दबाती और बहुओं की तारीफ करती है। मुझे गुस्सा आता है कि कह दो जो सेवा करता है वहीं चली जाओ। मैं छोटी बहू हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी 7 मंथ की है, क्या करूँ। आपको जो कहना था आप ऑलरेडी कह चुकी, यही कहना था, और उसके बाद भी अगर वो यही गाने गा रही हैं तो बेवकूफ है वो। आप ऑलरेडी जितना कर रहे हो इट इज इनफ। पैर दबाने हैं, अगर पैसे से अफोर्ड कर सकते हो तो एक मसाजर खरीद दो उन्हें, एंड वो पकड़ के अपने पैरों में ऐसे से घुमा लेंगे, मैं भी दर्द होता हो। शायद ही फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर। उनकी एज 41 और मेरी 31, तो मुझे लगता है ज्यादा मेच्योर नहीं है। मैं सिचुएशन को सॉफ्टली हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनको झगड़े ही करने होते हैं। हाउ टू हैंडल दिस, प्लीज सजेस्ट मी। अगर किसी को पसंद ही है झगड़ा ही करना है तो झगड़े का जवाब झगड़े में ही दो। 1-2 बार, मेरे को तो ऐसे ही लगता है गुस्से वाले का, जिसे 1-2 बार पलटवार मिल जाता है ना तो थोड़ा तो गुस्सा शांत हो जाता है, तो आदमी सोचेगा कि करूं नहीं करूं। लेकिन इसमें ये कर सकते हो भाई, आपका नेचर है, जैसे आप माइल्डली हैंडल करना चाह रहे हो चीजों को ना, चिल्लम चिल्ली मत करो, नॉर्मल बात, पॉइंट वाली बात, सख्त लहजे में बोलनी है लेकिन आवाज धीमी रखनी है, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि वो तमाशा कर रहे हैं, भले गुस्सा आपको भी आ रहा है लेकिन आपका दिखाने का तरीका कितना अच्छा है। और 31 इतनी कम एज नहीं होती, माना 41 वाला ज्यादा है आपसे 10 साल, लेकिन 31 में अच्छी खासी मेच्योरिटी आ जाती है। आप उस मेच्योरिटी का परिचय उन्हें दो ताकि उनको ये समझ में आए कि खाली एज नंबर बढ़ने से समझदारी नहीं आती। आप उसी चीज को कितना ग्रेसफुली बोल रहे हो और वो कितना हड़बड़ लगे पड़े, ये उनको जता दो, तो आपको उनके लेवल पे जाके गिरने की जरूरत नहीं है। समझदारी से, लेकिन बात अपनी ऐसी रख दो कि अगला आदमी आपसे बोलने से पहले अगली बार सोचे जरूर कि भाई यहाँ से बहुत कड़क जवाब भी आ सकता है, करूं ना करूं इसके साथ। मैंने डीएलएड की है, मैंने 28 साल की हूँ और मेरी एक 3 साल की बेटी है। 2 साल स्कूल में काम किया, अब मैं फर्ज से प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करना स्टार्ट करी हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 8-10 हजार ही मिल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग लिया लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है और इस टाइम अर्निंग की नीड भी है, तो मैं टीचिंग जॉब करूँ या कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँ। एमकॉम भी की है, मुझे समझ नहीं आ रहा फील्ड चेंज करना सही है या नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अब पे वाले सही नहीं है और कंपनी की जॉब में 2 मंथ के बाद WFH मिल जाएगा, तो इस टाइम मेरे लिए बेटर क्या है। वैसे मैं टीचिंग एंजॉय करती हूँ, लेकिन सब कहते हैं अच्छा तो कंपनी में सही पे मिलता है। एक तरफ पे है, एक तरफ सिचुएशन और इंटरेस्ट, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज दी, वैसे मैं ट्यूशन लेती हूँ। देखो अगर आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है तो इसमें आप वही है कि ट्यूशन की लगा लोगों के कमा सकते हो, लेकिन अगर कंपनी में आपको बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है अर्निंग में तो ट्राई करने में बुराई नहीं, मे भी आपको वहां पे भी अच्छा लग जाए। जरूरी नहीं है ना कि हमें टीचिंग अच्छी लगती है तो हम कंपनी में काम एंजॉय ना कर पाए, हम दोनों कामों को एंजॉय कर सकते हैं। फिर हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, चॉइस है हम टीचिंग करें या वो करें, तो एक बार ट्राई करके देख लो कंपनी वाली भी। रिप्लाई क्वेश्चन है, मैं अपने इन-लॉज को बहुत प्यार देती हूँ, रिस्पेक्ट भी, हमेशा से एक अच्छा रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन मेरे इन-लॉज जब काम होता है तब प्यार से रहते हैं, वैसे मुझे सुनाते हैं या पूछते भी नहीं। स्पेशली मेरी ननंद है जो मेरी सास को भड़काती है, मैं फिर भी अपनी ननंद से अच्छे से बिहेव करती हूँ। मेरी ननंद मुझसे तो बहुत ईगो में रहती है, मुझे बुरा लगता है लेकिन फिर मैं दिल की सुनती हूँ, सब भूल जाती हूँ लेकिन हर्ट होती रहती हूँ और इस चक्कर में 2 बार डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। मेरी एक बेटी है 3 साल की, उसको भी प्यार नहीं करते, दिखावे का प्यार करते हैं। मैं क्या करूँ, क्या मैं सही करती हूँ, सब भूल कर नॉर्मल अपने फर्ज निभाती हूँ, या फिर क्या करूँ। और आप कुछ मंथ बाद हम सब साथ में रहने वाले हैं, अभी मैं सेपरेट रहती हूँ, रेंटेड, अब साथ में घर लिया है जहाँ पूरी फैमिली साथ रहेगी। देखो आप अपनी तरफ से ना काम करो, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप इमोशनली अटैच मत हो। आप सामने से अगर कोई बंदा हमें दिखावे वाला रिश्ता निभा रहा है तो फिर हमें भी दिखावे वाला ही अपना चालू रखना चाहिए, है ना, क्योंकि आप दुखी तभी होते हो, आप हर्ट तभी होते हो जिससे आप इमोशनली अटैच होते हो। तो आप इमोशंस अपने हटा लो, जिम्मेदारी है, एज अ बहू आपके फर्ज हैं, वो सोच के आप निभाते रहो, काम चलता रहेगा, क्योंकि अब रहना है आपको साथ, है ना। मान के चलो कि आप अपनी बेटी के लिए अकेले ही हो, वो लोग कुछ देख लें थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं देखें तो ठीक है, आप ये मान के चलो अब आपकी लाइफ है, लेकिन ये लोग आपकी जिम्मेदारी है एंड आपको निभाना है। उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखो
कि वो आपको कभी भी अपना मानेंगे, भला मानेंगे। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे ना, तो आप काम जितना आप कर रहे हो एग्जैक्टली उतना ही करोगे, लेकिन आप यहाँ से फ्री हो जाओगे। वो कुछ कहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उनसे अच्छा सुनने का, आपको पता है बुरा ही बोलेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम उनको कितनी अहमियत दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे उनके फोन में नोटिफिकेशन में चैट पढ़ के आज पता चला है। वो हमेशा फोन लॉक रखते हैं, कभी मुझे नहीं देखने दिया। अब आप बताएं मैं कैसे उनके साथ रहूं, रिश्ता खत्म नहीं कर पाऊंगी बच्चे की वजह से। तो फिर कन्फ्रंटेशन करो उनसे, और घर वाले रिश्तेदार इन्हें बुला के ये चीज प्रकाश में लाओ कि भैया ये कर रहा है ये आदमी, अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तो देखो फिर क्या निकलती है। भाई इस तरीके में दो ही ऑप्शन होते हैं ना, कि या तो कन्फ्रंटेशन, फिर वो माफी मांगे, वापस आने का वादा करे, या फिर उस आदमी को छोड़ा जाता है। दोनों ही कंडीशन यही होती है। अब आपने पहला अपने आप ही बंद कर दिया कि नहीं छोड़ना, दूसरा ही ऑप्शन बच रहा है। दीदी मेरी सास के मैं सारे काम करती हूँ, बहुत मेंटल टॉर्चर है उनके साथ रहना। मैं ग्रेजुएट हूँ, 16 साल हो गए शादी को, सबके सामने कहती रहती है मैं अपना काम खुद करती हूँ। ननद फॉरेन में है, रोज फोन पे बात करती है, कभी नहीं बोलती कुछ अच्छा। उसके सामने रोना रोती रहती है, उसकी सिंपैथी लेने के लिए वो ऑनलाइन सामान भेजती रहती है। जेठ ऊपर रहता है, वो आकर अलग ड्रामा करता है, मैं माँ की केयर का नाटक। मुझे मेरे लिए बताओ, पढ़ाई का कुछ नहीं कर सकती, मेरी आवाज अच्छी है, यूट्यूब पर भजन गाकर डालने को हस्बैंड बोलते हैं, व्लॉग बनाने को नहीं मानते, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, प्लीज रिप्लाई करना। मतलब यूट्यूब पर भजन गा के डालने को हस्बैंड बोलते हैं, व्लॉग बनाने के लिए नहीं मानते, तो भजन बना के डालना शुरू कर दो अगर वो ये कर रहे हैं। और इन लोगों के लिए ना सिंपल सी बात ये है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, उन लोगों को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने माइंड में आपने उनको इम्पोर्टेंस कितनी दी हुई है, कितना आप उनको देख के इरिटेट हो रहे हो, इस पे डिपेंड करता है सारा कुछ। आप अगर उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दोगे कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो, है ना, मेरी लाइफ कहाँ तक इफेक्ट हो रही है क्योंकि वो सुना रहे हैं, मैं फर्क पड़ रहा है। अगर मुझ पर फर्क पड़ना बंद हो जाए तो वो क्या गा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यूट्यूब पे भजन डालना शुरू कर दो ना, एक बार चैनल का काम शुरू कर दो, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका दिन और एनर्जी कहाँ चली गई। ध्यान ही नहीं रहने का कि वो कर क्या रहे हैं। अब बेटी फॉरेन में बैठी है, वो कुछ भी गा रही है, क्या गा रही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। फॉरेन वाली बेटी आपको आके अगर फोन पे भी कहने लगे तो भैया यहाँ आके रह लो, कर लो। दूर बैठ के भजन गाना बहुत आसान है, यहाँ रह के कर लो, तब मुझे बात करना। हाय दी, प्लीज आंसर दीजिए। मेरी शादी जहाँ हुई है, मेरे हस्बैंड 7 भाई हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड बस कमाते हैं, बाकी कोई पढ़े लिखे नहीं है। सास ना जेठ देवर लोग ब्राह्मण होकर भी वो लोग आदिवासियों जैसे काम करते हैं, मुर्गा और जितने भी बुरे काम हैं। आदिवासी लड़की से शादी भी किया है, देवर मेरा और मुझे बहुत परेशान करते हैं, सब क्या करूं, जीना मुश्किल किया है, सारा सामान चोरी कर लेते हैं, रोज लड़ाई रोज नई साजिश। भाई ऐसे घर में शादी क्यों कर दी तुम्हारे घर वालों ने? बहुत मुश्किल है इस चीज को, आगे भी तुमने बहुत कुछ बता रखा है उसके बारे में, लेकिन वो पढ़ के एक ही नतीजा निकलेगा कि एक अनपढ़ फैमिली में जो आदिवासियों की तरह रह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो, है ना, तो उनके सोचने का तरीका और आपके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होएगा। तो ऐसे घर में शादी क्यों करी? आदमी अरेंज मैरिज में यही चीज देखता है, परिवार वगैरह। अब या तो आपके हस्बैंड भैया अलग हो जाएं तो आपकी नैया पार लग सकती है, या फिर आप इस शादी से निकलो तो आपकी नैया पार लग सकती है। आप एक दो को तो झेल सकते हो, 7 भाई हैं, यानी कि आपके हस्बैंड को छोड़ के 6, फिर उनकी 6 बीवियां होंगी, सास ससुर होंगे, और सारे के सारे ऐसे कहाँ तक और क्या क्या हैंडल करोगे? तो निकलना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में से। नेक्स्ट, Hi Di, recently I joined new primary school. Before that I was in pre-primary school, but now I face so much stress, workload. It means no single minute without work, so no time for lunch break. घर पे भी स्कूल का काम लेके आना पड़ता है, संडे तो जैसे है ही नहीं, और मैं अपने बेटे को स्टडी नहीं करवा सकती, घर में भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, स्कूल का प्रेशर घर तक आता है, जॉब लेफ्ट करने का मन करता है, क्या करूँ? प्लीज हेल्प मी। क्या मुझे वेट करनी चाहिए? 1 मंथ हुआ है, जस्ट प्लीज। जी, आपको वेट करनी होगी, और बहुत ही प्रिसाइजली आपको अपने कामों की लिस्ट, कितने मिनट में कौन सा काम खत्म करना है, वो आपको बनानी होगी। सेम आई वॉज गोइंग थ्रू, मतलब लास्ट 2 मंथ्स कहना चाहिए, जब से मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अप्रैल के नवरात्रों से, अप्रैल मई जून, अभी 3 महीने हो गए,
लेकिन जून में काफी चीजें सॉर्टेड हो गई। अप्रैल और मई मेरा यही हाल था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा काम जब ये घर पे थे, इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक जब लिया था या ज्यादा टाइम था इनके पास, इन्होंने बढ़ा तो लिया, लेकिन फिर ये एकदम अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए, मेरा काम इतना ज्यादा बढ़ गया है ना। अभी हो सकता है आने वाले टाइम में अभी स्कूल में सेम चीज हो, तो फिर एक बार को उतरेगी कहना गाड़ी पटरी से, लेकिन उस टाइम पे हमें करना क्या है कि एग्जैक्टली काम क्या क्या है, ठीक, और उसके बाद उसको हमें कहाँ पर हमारा टाइम किल हो रहा है, कौन से काम ऐसे हैं जिसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी और को, या फिर कौन से काम ऐसे हैं जो अभी हम जिस तरीके से कर रहे हैं किसी उनका तरीका चेंज कर ले तो वो थोड़े कम टाइम में स्मार्टली हो सकते हैं या स्कूल में हो सकते हैं। तो आपको ना दिमाग लगा के प्री प्लानिंग और रीप्लानिंग करनी होगी। अभी 1 महीना हुआ है, वेट करो, हो जाएगा ठीक। और अगर फिर भी 2-3 महीनों के लगातार कोशिशों के बावजूद भी स्थिति ये लगे कि हाथ से निकल रही है बात, देन यू हैव टू स्विच। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी नंदे अच्छी नहीं है, बहुत सी बातें हैं, पर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने घर बनवाया और सेम सिटी में सास ससुर रहते हैं, उनको गृह प्रवेश तक में नहीं बुलाया, और दूसरी तरफ मैंने सास ससुर की बहुत सेवा की है। सास 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही और 3 बेटियां सेम सिटी में होने के बावजूद मैं हॉस्पिटल में रही कंटिन्यू 4 साल की बेटी के साथ। पर मुझे प्रॉब्लम यह है कि फिर भी वो मेरी ससुराल में जहर घोलती हैं, भड़काती हैं मेरे लिए, और माँ बाप भी नाचते हैं उसके इशारों पर। सास तो नहीं है अब, पर जब मैं कभी उन लोगों के स्टेटस देखती हूँ विचलित सी हो जाती हूँ। दूसरों को दुखी करके कोई खुश कैसे हो सकता है, खुद तो एज बहू अपने ससुराल गई नहीं, कभी सास ससुर से ढंग से बात नहीं की, दूसरी तरफ भाभी के लिए ज्ञान देती हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? उनका स्टेटस म्यूट कर दो, ऑप्शन आता है, कोई जरूरत नहीं है देखने की। दीदी, पहला जो आपने सवाल लिया है वही मेरी सास करती हैं, मैं ना करने पर ही पीछे पड़ जाती हैं, और अगर वो काम ना हो तो मेरे हस्बैंड को रोके दिखाती हैं। फिर भी मेरा जवाब यही है कि अगर आपको वो काम नहीं करना, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है किसी के करे हुए काम को मना करने का कि भाई मुझे नहीं करना, तो वो फिर वो रोए, नाचे, लेट जाए जमीन पे, आपका जवाब ना ही रहेगा, है ना। अब या फिर यह है कि जी अति में तमाचा कर दिया, कर दो, पर कहना वो कि ऐसा करो दोबारा बोले ना आदमी करने के लिए। हेलो दी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ससुराल में सास ससुर देवर ननद सब बहुत सेल्फिश हैं। मेरी सास हमेशा मेरे हस्बैंड से पैसे लगवाती हैं, अपनी बात मनवाती हैं, पहले तो कर देते थे पर अब देवर की भी शादी हो गई, सब करवाया हमने, और अब कहने के बाद भी कि अब अपना अपना करेंगे सब, फिर भी हमेशा सबके फायदे के लिए हमारा नुकसान करवाती हैं। मना कर देने पर मेरे हस्बैंड को रोके दिखाती हैं। क्या करें दी, मांग मांग कर लेती हैं सब कुछ, और खुद की बेटी के लिए बोल कर करवाती हैं क्या करना है क्या नहीं। सब कुछ ये चाहते हैं मेरे हस्बैंड उनकी सुने, हमेशा देवर देवरानी के साथ ही सब करने की कहती हैं, जबकि दोनों अलग अलग रह रहे हैं, क्या करें, हमेशा खुद का फायदा देखते हैं वो सब। प्लीज दीदी बताएं क्या करें। अब या तो आपके हस्बैंड इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि उनको लगता है भाई इसके पास बहुत पैसे हैं, इसका खर्चा करवाओ, और अगर आप और आपके देवर बराबर ही कमा रहे हैं तो भाई अड़ जाओ। अगर वो 20,000 का खर्चा बताए या 10,000 का खर्चा बताए कि लड़की के लिए ये करना है, सीधे रखो उसके आधे 5,000 की मम्मी ये रखे। अपने हस्बैंड को यही बोलो कि मैं मना नहीं कर रही देने को, लेकिन आधे दे दो कि मम्मी ये रखे, भाई अकेला मैं थोड़ी, इतना तो कर दें। उसके बाद भी रोए, कहना वो रोती रहेंगी तो आप अपनी किडनी भी बेच दोगे क्या किसी दिन? एक हिसाब भी तो होता है करने का। 1-2 बार तो उन्हें सीधे सपाट शब्दों में समझा के देखो ही, थोड़े वैसे शब्दों में जो उनका धुमतन्ना न सा हो कि भैया मैं बन रहा हूँ पागल, सारी जिंदगी हो गई और बस ही नहीं हो रही उस चीज की। अब फिर भी ना माने, अब आपके हस्बैंड क्या इस पे लेंगे रिएक्शन, आगे की कहानी फिर उसके आधार पे चलेगी। हाय दी, ये मेरा फर्स्ट कमेंट है। हर एपिसोड सुनती थी, मेरी मेरी मैरिज को 15 साल हो गए हैं, अभी तक हस्बैंड भी लाइक कि मन की ढंग से रह लिए नहीं, ओ साइड लाइन बाहरी दुनिया में ज्यादा है। मेरी सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी मम्मी ने आके की, सास ने कोई हेल्प नहीं की, 1 मंथ में खड़े होके सब किया है। मैंने MBA हूँ, 40 साल की, अब बच्चे भी 12 साल की बेटी, 7 साल का बेटा है, बेटे की वजह से घर बैठी हूँ, भी 7 साल का हो जाएगा। जॉब करने का सोच रही हूँ, ये आदमी तो नहीं सुधरेगा, एटलीस्ट अपनी मेंटली पीस के लिए जॉब करूँ, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाऊंगी, मैके से भी कितनी बार मांगू। हाँ तो कर लो, लेकिन ये है ना उसे बेबी सिटिंग में ठीक नहीं लग रहा, लड़की के लिए घर पर CCTV लगा के मेड रख लूं, प्लीज बताओ। मतलब 7 साल का है ना आपका बच्चा, तो कहाँ बेबी सिटिंग, 7 साल का बच्चा भैया बतेरा समझदार हो जाता है। नॉर्मल मेड, CCTV कैमरा जो घर के काम करके जाए, बेबी सिटिंग की जरूरत नहीं है उसे, वो एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे आप, इतना उनको समझाओ बस।
एक आई है अच्छी सी कविता। सक्षम हो सरिता हो तुम, जीवन की कविता हो तुम, सादगी का श्रृंगार हो तुम, सम्मान का आकार हो तुम, हर घर की खुशबू हो तुम, मन की शांति हो तुम, नारी का स्वाभिमान हो तुम, संघर्ष और श्रृंगार हो तुम। डियर सुनीता जी, जब कोई दिल में अपना घर बना लेता है तब मैं उनके लिए लिखती हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी कलम से। इनका नाम पूरा शो नहीं कर रहा, समथिंग होम विद ऐसा कुछ करके है। थैंक यू सो मच आपके अनमोल शब्दों के लिए। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड मम्मा बॉयज हैं, मैं क्या करूं? शादी के 7 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, अलग हो नहीं सकती, नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, अपने मम्मी पापा की सुनते हैं, चाहे गलत हो या सही। मैंने बहस करना छोड़ दिया क्योंकि हम दोनों का रिश्ता खराब हो गया। क्या करूं समझ नहीं आता। आपने बहस करना छोड़ दिया अपने हस्बैंड से, लेकिन जब आपके सास ससुर करें उल्टी बात, उनको जवाब देते रहो। आपके हस्बैंड को समझ में आना चाहिए कि मैं इसको पूरी तरह नहीं दबा सकता। गलत बात पे बोलेगी, मैं साथ दूं या ना दूं, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा हस्बैंड ही साथ नहीं खड़ा, तो गलत होने दें। हम तो अपने साथ अपना गलत होने से रोकेंगे ना। हस्बैंड भाई कितना ही वो हमारा साथी है, लेकिन है तो दूसरा जीव। तो अपनी जान अगर मेरे गला कटने को होगा तो मैं ये देखूंगी मेरा हस्बैंड उस चक्कू को पकड़ेगा। अरे वो नहीं पकड़ेगा तो मैं खुद कोशिश करूंगी ना उस चक्कू को दूर हटाने की। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई हमें पशुओं की तरह या नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमें नहीं लेना वो ट्रीटमेंट, तो ठीक है। अगर हमारा हस्बैंड हमारी साइड ले लेता है, हमें बचाता है उस चीज से, तो बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं बचाता तो हम खुद कैपेबल है, हम क्यों लेंगे जो चीजें बिल्कुल गलत है उनको अपने लिए। नेक्स्ट, डियर सुनीता, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि 2019 में मेरा पैरालाइज हो गया था। तब से सारे घर की जिम्मेदारी काम घर के बच्चों के ऊपर आ गए। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है, 6 साल से बच्चे लगातार काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनको भी लगने लगा है कि हमारी पढ़ाई में हमें समान समय चाहिए। बच्चे 9th और 10th में हो गए हैं, बच्चों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। काम में बड़ा लड़का है, वह 10th में, पढ़ाई में भी थोड़ा सा कमजोर है। कोचिंग में जाने के लिए बोलता है तो मना कर देता है। बेड में पड़े पड़े मैं भी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। काम का बोझ, पढ़ाई का बोझ, बच्चों खेलने के लिए कोई नहीं मिलता, क्या करूं? घर के काम के लिए अगर अफोर्ड कर सकते हो हेल्प रख लो, क्योंकि बोर्ड है उसका। वही वाली बात कि हमेशा एक सा नहीं रहेगा। लेकिन जो ये होता है ना, जिनकी मम्मियां बीमार हो जाती हैं या बिजी हो जाती हैं, बच्चे छोटे टाइम से काम करने लगते हैं, हमें शुरू में लगता तो है, लेकिन ऐसे बच्चे ना बहुत स्ट्रांग बनते हैं, बहुत स्ट्रांग। वो मल्टीनेशनल कह रही हूँ, मल्टी टास्किंग में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनकी बराबरी नॉर्मल बच्चे कर ही नहीं पाते। तो ठीक है, वो चीज है, प्रॉब्लम है, लेकिन उनका बोर्ड है तो इस टाइम पे आप हाउस हेल्प रख लो अगर रख सकते हो तो। रही बात आपकी इरिटेशन की, अगर आप वीडियो देख रहे हो और इतना सुलझा हुआ कमेंट कर रहे हो, आप बहुत सही जा रहे हो। पैरालाइज होना कोई छोटी बात नहीं होती, है ना। तो अपना ट्रीटमेंट लेते रहो, एक्सरसाइज प्रॉपर करो। ये नहीं कि वो है, क्योंकि ठीक हो जाता है पैरालाइज के बाद इंसान, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसी रहोगे, है ना। प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, एक्सरसाइज करो, चाहे कितना ही पेन हो, कितनी परेशानी हो। आप मान के चलो कि नहीं मुझे खड़े होना है अपने बच्चों के लिए, और फिलहाल के लिए अपनी मेड वगैरह लगा लो। बच्चों को बोलो कि बेटा इस साल बोर्ड है, तुम पढ़ाई करो, घर पर थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा तो चलेगा। नेक्स्ट, हाय दी, प्लीज शेयर योर थॉट्स। सास ससुर 65+ एज के हैं, मेरी अभी शादी हुई है, 6 महीने पहले हम अलग रहते हैं क्योंकि घर छोटा था, लेकिन अब नया मकान बन रहा है तो सास कहती है साथ रहेंगे। मुझे नहीं रहना साथ, पर इस बात पे झगड़े होते हैं। हस्बैंड और मेरे में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। सास के साथ जनरेशन गैप बहुत है, खाना बहुत मसाले वाला बनाती है, वह मुझे सादा पसंद है। काम बढ़ जाता है अलग अलग बनाने में, हाइजीन नहीं रखती, सब काम वाली के हाथ दे रखा है, मुझे नहीं अच्छा लगता साथ रहना, क्या करें? पति गुस्सा होते हैं। देखो आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ खास ना। और दूसरी चीज, जब हम किसी के साथ नहीं रह रहे होते ना, प्रैक्टिकली बताऊं तो हमें सोच के ज्यादा मुश्किल लगता है कि यार अच्छे से रह रहे हैं अकेले, कैसे कोई रहेगा साथ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना प्री माइंड सेट वाली चीज हटा दो ना, तो जब वो आएंगे रहेंगे, हो सकता है आपको लगे ही ना कि मैं एम आई डर रही थी, आप इस नतीजे पे पहुंचो, है ना। और ये जो है कि काम बढ़ जाता है, शुरू में थोड़ा सा लगेगा लेकिन बाद में हैबिट हो जाती है। तो अभी आपके हस्बैंड या तो सुन लेते कि आपके पास ऑप्शन होता कि मुझे रहना है नहीं रहना है, आपके पास ऑप्शन है नहीं।
रहना ही है। तो रहना कैसे है, अब उसके लिए मेंटली अपना दिमाग तैयार कर लो और बी पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि जितना आपको लग रहा है उतना मुश्किल होगी। दी 10 साल बाद मोटा पेट कम किया जा सकता है क्या? एज 32, बेटा 10 साल का है। बिल्कुल किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है। पर्सनल बता रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज, एक जो सेतु बंधासन होता है ना, ग्लूट ब्रिजेस करते हैं जिसको इंग्लिश में, भाई साहब वो इतना बढ़िया है कि वो मोटे से मोटा पेट भी आपका होगा ना, उसको बहुत तेजी से ट्रिम करना शुरू कर देता है। कभी अभी जिस दिन मैं योगा वाली क्लास शूट करूंगी ना, उसमें देखना एंड में रोज कराते हैं हम, और उसको आप उस पे भी सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे भी तो भी मिल जाएगा। वो बेनिफिशियरी है, मतलब जो आपका कहना वो पेट किसी भी तरीके से कम नहीं होता ना, उसमें वो काम कर जाता है। वो बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैंने ट्राई करा ना, तो जितना मुझे कभी भी किसी चीज से फर्क नहीं लगा, वो टाइटनेस पेट में जो कभी मतलब कहना शादी से भी पहले मुझे लगता था ना कि वो थी, कि वो नहीं अब आएगी, मुझे लगता था इतना गैप हो गया एंड ऑल दैट, भाई साहब वो रिकवर होनी शुरू हो गई एंड आई एम सो हैप्पी। तो कभी ऐसा कुछ रिवीलिंग होगा ना, जब दिखेगा वीडियो में कि हाँ रिवीलिंग वाले में पता चलेगा, जो नेवल के आसपास का एरिया मुझे लगता था ना कि अब ये कभी रिकवर नहीं होगा, उसमें भी फर्क दिखना शुरू हो गया। तो जबकि मैं उसको बहुत ज्यादा करती नहीं, अगर आपको बिल्कुल टारगेटेड आप करोगे ना, पड़ जाता है। मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि पुराने से पुराने बढ़ा हुआ पेट भी उन एक्सरसाइज से थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। तो स्टे पॉजिटिव एंड जस्ट ये है कि करना है उनको, ये नहीं है कि बस देख के छोड़ दिया। ये थे एपिसोड 117 के जवाब, और इसमें से मैंने छोड़े हैं लगभग 4 एक्सट्रीम बड़े या फिर जिनके नॉन रीडेबल से थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे आज के जवाब। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपके किसी परिचित की हो, तो फील फ्री टू शेयर। इसके अलावा लिव लाइफ इजी वाला ब्लॉग चैनल है, अगर यहाँ से मुझे देखना शुरू किया तो वहां पे भी आ जाइए। और अगर सजने संवरने का शौकीन है आप थोड़े से भी, तो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता था। आई होप सारे ही चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।